नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको टॉपिक पढ़ना है पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए। तो इसको बेसिकली हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए बोल सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमारे बॉडी में ये जो डीएनए होता है ये हाईली पैक्ड मटेरियल होता है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं आगे जाके। ठीक है, तो डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोम, ये सभी एक ही चीज होती है, जिसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं या अलग अलग कंडेंस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में। जैसे हम देखते हैं यूकैरियोटिक बॉडी में जो डीएनए होता है या यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो करीब करीब 2.2 मीटर यानी 4.5 फीट जितना लंबा हो सकता है। ठीक है, अब ये डीएनए जो है इतना लॉन्ग डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आता है, जिसका साइज अराउंड 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर होता है। अब सोचिए, इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में आने के लिए उसको हाईली पैक्ड होना पड़ता है, हाईली कॉम्प्रेस्ड होना पड़ता है। तो इसी को हम पढ़ते हैं इसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। तो जैसे कि हमें पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो टाइप के सेल टाइप होते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक की खासियत क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जिसमें प्रिमिटिव होता है, ऐसे सेल को हम बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इन सेल में न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण जो हम देखते हैं कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, मतलब साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको डीएनए सेपरेट हो रहा है साइटोप्लाज्म से, जिसकी वजह से। बट इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जो डीएनए को साइटोप्लाज्म से अलग करे। मतलब डीएनए डायरेक्टली सस्पेंडेड होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जहां पे डीएनए डायरेक्टली सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म में। और ये डीएनए हाईली कॉम्पैक्टली लूप्ड होता है, मतलब ये हाईली एक खुद के ही अराउंड कॉइल्ड होता है। ठीक है, कॉइलिंग होती है डीएनए में, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा डीएनए छोटे से सेल के अंदर एकोमोडेट हो सकता है। और यूकैरियोट में भी कुछ ऐसी ही कॉइलिंग होती है, वो हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की किस तरीके से पैकेजिंग होती है वो हम अभी देखते हैं। तो जैसे कि एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल देखें तो ये होता है 2 to 3 माइक्रोमीटर का। एक छोटा सा सेल, बैक्टीरियल सेल, ये 2 to 3 माइक्रोमीटर का होता है। और इसका अगर डीएनए देखे तो इससे कहीं गुना बड़ा होता है, दैट इज 1100 माइक्रोमीटर। अब आप देखिए, ये पूरा सेल 2 to 3 माइक्रोमीटर का है, 2 से 3 माइक्रोमीटर, और इसका डीएनए जो है वो 1100 माइक्रोमीटर का है, मतलब उससे करीब करीब 1100 गुना या 1000 गुना बड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, दैट इज ये जो डीएनए होता है इसमें करीब करीब 2 मिलियन बेस पेयर होते हैं। अब ये डीएनए, इतना बड़ा डीएनए इतने से सेल के अंदर कैसे एकोमोडेट होता है, तो ये एकोमोडेशन के लिए सबसे पहले तो सर्कुलर फॉर्म कंटेन कर लेता है। मतलब ये जो डीएनए के दोनों एंड है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बड़ा साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये आता है करीब करीब 300 माइक्रोमीटर जितना उसका साइज होता है डीएनए का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, इसमें अगेन कॉइलिंग होती है, इसमें लूप्स फॉर्मेशन होते हैं। अब ये जो एक पार्ट है, मान लो इसमें ऐसा एक लूप फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसके लूप फॉर्म होते हैं ये, और लूप फॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है डीएनए का। ठीक है, और ये लूप फॉर्मेशन के लिए इसमें कुछ प्रोटीन मदद करते हैं, और ये प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, डीएनए के पैकेजिंग में हमें पता है कि प्रोटीन हिस्टोन होता है जनरली, बट वो यूकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, बल्कि हिस्टोन जैसे ही एक्ट करने वाले कुछ अदर प्रोटीन होते हैं, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन या पॉलीअमीन्स। पॉली का मतलब मेनी और अमीन्स मतलब अमीनो एसिड, जिसमें अमाइन ग्रुप है। तो प्रोटीन होते हैं बट वो हिस्टोन नहीं होते। तो ये प्रोटीन देखो, यहाँ पे लूप फॉर्म हुआ है और लूप में काफी जगह हमने प्रोटीन ड्रॉ किए। तो इसका एक छोटा सा सेक्शन अगर हम स्टडी करते हैं तो ये दो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और इसमें से डीएनए इसके साथ कॉम्पैक्टली अरेंज हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये जो सर्कुलर डीएनए है वो लूप फॉर्मेशन करता है, लूप फॉर्म होते हैं, डोमेन भी बोलते हैं इसको हम, डोमेन फॉर्मेशन या लूप फॉर्मेशन। इसके बाद ये जो एक लूप है वो अगेन अपने अंदर हाईली सुपर कॉइलिंग यानी हाईली लूप फॉर्म करता है अगेन आगे जाके। हर एक लूप, अभी आप देखिए ये एक लूप था, लेकिन इस लूप में भी कहीं कहीं छोटे छोटे बहुत सारे लूप्स फॉर्म हुए। एक लूप में बहुत सारे लूप फॉर्म हुए, मतलब डीएनए और ज्यादा कॉम्प्रेस और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है। यहां पे मैंने सबका साइज सिमिलर ड्रॉ किया है, बट अगर आप इमेजिन करके देखें तो ये सबसे बड़ा है, इसके बाद ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया तो थोड़ा छोटा हो गया, इसके बाद इसने लूप फॉर्म कर लिया और छोटा हो गया, ठीक है, अराउंड 2 माइक्रोमीटर, ठीक है, अराउंड 30 माइक्रोमीटर से लेके 3 माइक्रोमीटर। और ये जब सब लूप फॉर्म कर लेता है और हाईली सुपर कॉइल्ड हो जाता है, बहुत सारे लूप फॉर्म कर लेता है, तो और भी ज्यादा ये क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम इसमें इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है कुछ नॉन प्रोटीन्स के मदद, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के मदद से और आरएनए के मदद से। आरएनएस भी जो प्रोटीन्स होते हैं, आरएनएस प्रोटीन भी इसको पैक करने में हेल्प करते हैं। आरएनएस, आरएनए नहीं, आरएनएस इज अ प्रोटीन। आरएनएस का मतलब एएसई लगाए तो एंजाइम, और एंजाइम इज नथिंग बट अ प्रोटीन। तो आरएनएस प्रोटीन भी इसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, जिसके वजह से ये बड़ा सा 1100 माइक्रोमीटर का डीएनए छोटा सा 2 माइक्रोमीटर के डीएनए में कन्वर्ट होता है, जो कि आगे जाके ये सेल के अंदर इजीली साइटोप्लाज्म में फिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। ये हो गया पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। अब यूकैरियोटिक डीएनए में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब डीएनए जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। अब एक यूकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं तो ये बड़ा होता है, जनरली 200 to 300 माइक्रोमीटर से लेके 1 mm तक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक डीएनए 14 सेंटीमीटर तक भी होता है, जैसे कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस में जो डीएनए का साइज होता है जनरली 2.2 मीटर यानी 4 फीट से 5 फीट लंबा डीएनए हमारे बॉडी में हो सकता है। अब सोचिए एक इंसान की हाइट ही 4 से 5 फीट होती है, जितना बड़ा डीएनए हमारे बॉडी का एक छोटा सा सेल जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, और माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस शायद बड़े मुश्किल से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इतना बड़ा डीएनए, इंसान जितना बड़ा डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर, एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से पैक किया जाता है? अब इस डीएनए को पैक करने के लिए कुछ प्रोटीन्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। जैसे हम बोलते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, डीएनए का शेप जो हमने चेंज किया, डीएनए को लपेटा गया किस प्रोटीन के सराउंडिंग में, नॉन हिस्टोन। जैसे हम चक्री में मांझा लपेटते हैं, ठीक है, तो चक्री इज लाइक हिस्टोन प्रोटीन और मांझा इज लाइक डीएनए, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इस जगह पे हिस्टोन अवेलेबल नहीं था। अब हिस्टोन अवेलेबल नहीं है, मांझा लपेटने के लिए चक्री नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लकड़ी के सराउंडिंग में मांझा लपेट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ यहाँ पे बात हुई है, दैट इज हिस्टोन नहीं है, बट स्टिल पैकेजिंग के लिए दूसरा प्रोटीन यूज किया गया है। बट यूकैरियोट्स में हिस्टोन अवेलेबल है, तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे यूज होता है टू पैक द डीएनए। अब चक्री और मांझे जितना इसका ये जो है कंसेप्ट है वो इतना सिंपल नहीं होता। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, अब यहाँ पे 2.2 मीटर का इतना लंबा जो डीएनए है, जिसमें कई बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, ये डीएनए हिस्टोन ऑक्टेमर के सराउंडिंग में लपेटा जाता है। ऐसे एक ऑक्टेमर नहीं होते, मिलियंस ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर्स के सराउंडिंग में इसको लपेटा जाता है। तो एक की बात करते हैं हम, एक ऑक्टेमर का मतलब होता है 8 इसमें सब यूनिट्स होते हैं, 8 सब यूनिट का एक ऑक्टेमर होता है। पूरे जो प्रोटीन है इसमें जितने भी सब यूनिट है वो हिस्टोन के हैं। तो हिस्टोन के 8 सब यूनिट से मिलकर ये ऑक्टेमर बनता है, जिसमें हम H2A, H2B, H3 और H4 ऐसे 4 सब यूनिट देख रहे हैं, और इनकी एक और कॉपी होती है, मतलब H2A के साथ एक और कॉपी होगी तो 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4। तो ऐसे टोटल मिलके ये 8 सब यूनिट का एक ऑक्टेमर बनता है। अब इसकी खासियत ये होती है हिस्टोन की कि इसमें 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, खासकर लाइसिन एंड आर्जिनिन।
लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसकी खासियत होती है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो डीएनए का हमें पता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से नेगेटिवली चार्ज इसका ये होता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए का। और वहीं पे हिस्टोन ऑक्टेमर में लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसके वजह से निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो हिस्टोन ऑक्टेमर को चिपक जाता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है, स्टिक हो जाता है। तो इसको स्टिक होने का तरीका क्या होता है, इसमें एक ऑक्टेमर है 4 और 4 ऐसे 8 सब यूनिट का, और एक जो है वो अलग से एक प्रोटीन है जिसको हम H1 प्रोटीन बोलते हैं। यही से डीएनए एंटर करता है ऑक्टेमर के पास, उसको एक लूप लेता है पूरा, 1 कंप्लीट लूप एंड 1/3 लूप, मतलब एक पूरा 100% राउंड सर्कल 360 डिग्री लेता है, और दूसरा सर्कल जो है वो 70% ही लेता है, दैट इज 3/4। तो ये जो पूरा लूप होता है, ऐसे डीएनए को हम कोर डीएनए बोलते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग जो है वो हम बोलते हैं, दैट इज उसको एनसर्कल करता है, उसको लपेटा जाता है। तो लपेटने टाइम एक लूप कंप्लीट होता है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे, यहां से शुरू हुआ यहीं पे एक लूप कंप्लीट हो गया 360 डिग्री, और दूसरा लूप यहां से शुरू हुआ और यहीं तक हुआ, दैट इज 70%, 3/4, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट जो डीएनए को हम बोलते हैं कोर डीएनए, जो कि एनसर्कल होता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो ये जो कोर डीएनए है, इसके बाद ये जो बाहर निकलता है ये दूसरे हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ लिंक्ड होता है। तो जैसे ये हिस्टोन ऑक्टेमर हो गया, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टेमर हो गया, तो यहां से ये कोर डीएनए यहां पे है, यहां से ये जो डीएनए निकला इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। तो कोर डीएनए जो है, जो लपेटा जाता है इसके साथ 1 कंप्लीट लूप एंड 1/3 लूप, 1 कंप्लीट लूप और 1/3/4 लूप, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ये 146 बेस पेयर का बनता है, कितने, 146, 146 बेस पेयर। और ये जो लिंकर डीएनए है, जो दूसरे हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ बाइंड होता है, ये 54 बेस पेयर का बनता है, 54 बेस पेयर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है अभी, दैट इज इंक्लूडिंग द कोर डीएनए एंड लिंकर डीएनए, ये पूरा स्ट्रक्चर कोर डीएनए और लिंकर डीएनए का एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, जो कि दोनों को मिला दो, दोनों का प्लस कर दो, 146 प्लस 54, कोर डीएनए का 146 और लिंकर डीएनए का 54 बेस पेयर, तो दोनों का मिलके ये जो स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम। ऐसे कई न्यूक्लियोसोम एक साथ मिलते हैं और ये 5 से 6 न्यूक्लियोसोम का एक स्ट्रक्चर बनता है, टेलीफोन लाइक वायर का स्ट्रक्चर दिखता है हमको इस तरीके का। इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड फाइबर। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड फाइबर। और ये सोलेनॉइड फाइबर का अगर हम डायामीटर देखें, डायामीटर इन द सेंस दैट इज चौड़ाई अगर देखें, तो चौड़ाई हमको कितनी, 300 एंगस्ट्रॉम दिखाई देती है। मतलब लंबाई तो बहुत थी, बट क्योंकि अब वो थोड़ा सा कंडेंस्ड हो गया तो उसकी हम चौड़ाई देख रहे, सिर्फ विड्थ देख रहे, तो वो 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी 30 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। और ये खासियत होती है, या ये हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटरफेस का। इंटरफेस में हमें जनरली सोलेनॉइड फाइबर दिखाई देते हैं। इंटरफेस अगर हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है तो सेल डिवीजन में हमें पता है डिवीजन के पहले जो बड़ा सा फेज होता है जिसमें G1, S फेज और G2 फेज आता है, इस इंटरफेज में हमें जो दिखता है डीएनए वो सोलेनॉइड फाइबर के फॉर्म में दिखता है। मतलब एक टेलीफोन लाइक वायर, देखो ये जो दिख रहा है दिस इज सोलेनॉइड फाइबर इंटरफेज में। तो ये वायर लाइक, टेलीफोन के वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लियोसोम्स से बना होता है। एक न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर का होता है, 200, और एक न्यूक्लियोसोम में 2 डीएनए होते हैं। कोर डीएनए जो कि लपेटा हुआ होता है, ठीक है, जो कि 146 बेस पेयर का होता है, और लिंकर डीएनए जो कि बाहर निकलता है दूसरे ऑक्टेमर के साथ बाइंड करता है, जो कि 54 बेस पेयर का होता है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, सीईटी में, तो ये अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सोलेनॉइड फाइबर के बाद आते हैं क्रोमैटिड पे। क्रोमैटिड क्या है, यहाँ पे क्रोमैटिड और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं ये एक धागा है, इसको हम अगर ऐसा मोड़ लेते हैं तो ये और ज्यादा थिक हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है। तो सोलेनॉइड फाइबर को भी जब हम कंडेंस करते हैं और ज्यादा कंडेंस होता है तो ये क्रोमैटिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर यानी 7000 एंगस्ट्रॉम तक देखने को
मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसके बाद इसी क्रोमैटिड से क्रोमैटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम भी बनता है। तो क्रोमैटिन मटेरियल यानी क्रोमैटिड ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोफेज का, और क्रोमोसोम ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटाफेज का। तो मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो बेसिकली होता कैसे है, जब भी हमारा डीएनए बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हिस्टोन प्रोटीन की वजह से पैक्ड होता है हाईली। तो पहले हम देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में डीएनए को लपेटा जाता है, उसको कोर डीएनए बोलते हैं, और लिंकर डीएनए की मदद से ये जो है दूसरे ऑक्टेमर के साथ बाइंड होता है। तब हमें ऐसा लगता है कि ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, मतलब एक बड़ी सी धागा है, धागे पे मनी लटके हुए हैं। तो ये देखो धागे पे मनी लटके जैसे हमको दिख रहे हैं, दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये और ज्यादा कंडेंस्ड होता है सोलेनॉइड फाइबर, और ये क्रोमैटिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज 700 नैनोमीटर तक इसका थिकनेस होता है, और ज्यादा कंडेंस होता है, और ये क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। और क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज में हमें एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देते हैं। तो ये था पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक और पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में। इसके बाद है दो कंसेप्ट, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब होता है दैट इज हाईली कंडेंस्ड डीएनए। डीएनए के कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं या क्रोमोसोम के ऐसे कुछ रीजन्स होते हैं जहां पे डीएनए को हाईली पैक किया जाता है, हाईली कंडेंस किया जाता है। जैसे आप सेंट्रोमियर के पास का हिस्सा अगर देखते हो, ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ये जो हिस्सा है सेंट्रोमियर के ठीक पास का, यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा देखने को मिलता है। और एकदम टिप का जो हिस्सा है टेलोमियर, यहाँ पे भी हमें हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा देखने को मिलता है। तो हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, बेसिकली हाईली पैक्ड डीएनए, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब क्योंकि ये हाईली कंडेंस्ड है, इसमें बहुत ज्यादा डीएनए भरा पड़ा है, तो ऐसे में अगर इसको हम स्टेन करेंगे, कलर करेंगे, कोई डाई इसमें ऐड करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंडेंस होने के कारण ज्यादा से ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये डार्कली स्टेन्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा? डार्कली स्टेन्ड दिखेगा हेटेरोक्रोमैटिन। अब इसके बाद ये जेनेटिकली लेस एक्टिव होता है, हेटेरोक्रोमैटिन जेनेटिकली लेस एक्टिव होता है, मतलब इसमें कम जीन्स होते हैं और इसके वजह से कम कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, मतलब आगे अगली जनरेशन में कैरेक्टर कम ट्रांसफर होते हैं, या इस जनरेशन में कैरेक्टर कम शो होते हैं क्योंकि इसमें जीन्स कम होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं यूक्रोमैटिन की। यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन का ठीक उल्टा है, ये लूजली पैक्ड डीएनए, मतलब इसको ज्यादा डीएनए ऐसा भर भर के पैक नहीं किया गया। तो इसको जब हम कलर करते हैं, इसमें डाई ऐड करते हैं, स्टेन डालते हैं, तो ये थोड़ा सा फीका दिखता है, लाइट स्टेन्ड दिखता है। ठीक है, लाइटली स्टेन्ड दिखता है। इसके अलावा इसमें जीन्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होना मतलब इससे आरएनए बन सकता है और आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, मतलब ये कैरेक्टर ज्यादा शो करता है, तो ये ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है। तो इस तरीके से हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन का भी कंसेप्ट हमने समझ लिया। इसके बाद अगर हमको अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अभी ये अगर आपको टॉपिक समझ में आया है या हमारे लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आते रहे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।